आयुध अधिनियम 1959 धारा 2 की परिभाषाएं और निर्वचन। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 2 इस अधिनियम में इस्तेमाल किए गए शब्दों की परिभाषाएं बताती है कि कानून को सही तरीके से समझने के लिए इन परिभाषाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की धाराओं में इन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। आइए धारा 2 की ए से अब तक की परिभाषाओं को समझते हैं। ए है अर्जन। अर्जन का सामान्य अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करना या अपने कब्जे में लेना, लेकिन आयुध अधिनियम में इसका अर्थ केवल खरीदना नहीं है। अर्जन के अंतर्गत भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान के रूप में प्राप्त करना भी शामिल है। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी आयुध को खरीदने के बजाय किराए पर लेता है और किसी से उधार लेता है या किसी से उपहार के रूप में प्राप्त करता है, तो कानून की नज़र में वह भी उस आयुध का अर्जन माना जा सकता है। बी है गोला बारूद। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण शब्द गोला बारूद पर। आसान भाषा में गोला बारूद से आशय ऐसे गोला बारूद से है जो किसी अग्नायुद्ध के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसकी परिभाषा केवल कारतूस तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं शामिल की गई है। ए है, इसमें रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला और इसी प्रकार के अन्य अस्त्र शामिल है। 2 नंबर, ऐसी वस्तुएं जो टारपीडो को चलाने या समुद्र के भीतर सुरंग बिछाने के लिए बनाई गई हो, वे भी गोला बारूद की परिभाषा में आती है। 3 नंबर है, ऐसी वस्तुएं जिनमें विस्फोटक, सफुर्जनकारी या विखंडनीय सामग्री अथवा कोई खतरनाक द्रव्य, गैस या अन्य हानिकारक पदार्थ रखा गया हो या रखने के लिए बनाई गई हो, वे भी इसमें शामिल है। खास बात यह है कि उसका अग्नायुद्ध के साथ उपयोग होना आवश्यक नहीं है। 4 नंबर, अग्नायुद्ध के लिए भरण यानी लोडिंग के साधन और उसके भरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपसाधन भी गोला बारूद के अंतर्गत आते हैं। 5 नंबर, पतीले और घर्षण नलिकाएं भी इस परिभाषा में शामिल है। 6 नंबर, गोला बारूद के संगठक और उसके निर्माण के इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी गोला बारूद के अंतर्गत आती है। 7 नंबर, इसके अलावा केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके गोला बारूद के कुछ अन्य संगठकों को भी इस परिभाषा में शामिल कर सकती है। सी है आयुध। आयुध से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिन्हें आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्र के रूप में बनाया गया या अनुकूलित किया गया हो। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अग्नायुद्ध, तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र, अन्य घातक शस्त्र, आयुधों के भाग और उनके निर्माण के लिए मशीनरी शामिल है। लेकिन कानून ने कुछ वस्तुओं को इससे बाहर भी रखा है, जैसे केवल घरेलू या कृषि उपयोग के लिए बनाई गई वस्तुएं। उदाहरण के लिए सामान्य लाठी या मामूली छड़ी सामान्यतः इस परिभाषा में नहीं आती। इसी प्रकार ऐसे शस्त्र जिन्हें खिलौनों से अलग किसी उपयोग के लिए इस्तेमाल करना या काम के शस्त्र में बदलना संभव नहीं है, वे भी इस परिभाषा से बाहर हो सकते हैं। अर्थात केवल किसी वस्तु का डंडे या लोहे की वस्तु जैसा दिखाई देना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी देखा जाएगी कि वह किस उद्देश्य से बनाई या अनुकूलित की गई है। डी है जिला मजिस्ट्रेट। अब आते हैं जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा पर। सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट से हम जिले के प्रशासनिक मजिस्ट्रेट को समझते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया हो उस क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम के लिए जिला मजिस्ट्रेट से पुलिस आयुक्त अभिप्रेत हो सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या उनके किसी भाग के संबंध में किसी पुलिस आयुक्त को भी इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर सकती है। इसलिए याद रखें, आयुक्तकालीय क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा सामान्य जिले से अलग हो सकती है। ई है अग्नायुद्ध। अग्नायुद्ध से आशय ऐसे किसी भी प्रकार के शस्त्र से है जो विस्फोटक या अन्य प्रकार की ऊर्जा की क्रिया से किसी प्रक्षेपण को चलाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया हो। इस परिभाषा में कई चीज़ें शामिल हैं। 1 नंबर, इसके अंतर्गत तोपें, हस्तगोले, रायट पिस्तौल तथा ऐसे शस्त्र जो किसी खतरनाक लिक्विड, गैस या अन्य पदार्थ को छोड़ने के लिए बनाए या अनुकूलित किए गए हो शामिल हैं। 2 नंबर, किसी अग्नायुद्ध को चलाने से उत्पन्न आवाज़ या चमक को कम करने के लिए बनाए गए या अनुकूलित किए गए या उसके उपसाधन भी इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। 3 नंबर, अग्नायुद्ध के भाग और उसके निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी इसमें शामिल है। 4 नंबर, तोपों को चढ़ाने, उसका परिवहन करने और उसे चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां, मंच और सादित्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसलिए अग्नायुद्ध की परिभाषा केवल पिस्तौल या बंदूक तक सीमित नहीं है। कानून ने इसके साथ जुड़े कई भागों, उपकरणों और निर्माण संबंधित वस्तुओं को भी इसके दायरे में रखा है। अब है अनुज्ञापन प्राधिकारी। अंत में समझते हैं अनुज्ञापन प्राधिकारी यानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इसका अर्थ है वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसे आर्म्स एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी लाइसेंस को प्रदान करने या उसका नवीनीकरण करने की शक्ति दी गई है। इसमें सरकार भी शामिल हो सकती है। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो जिस अधिकारी या प्राधिकारी को कानून और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आर्म्स लाइसेंस देने या रेवेन्यू करने की शक्ति प्राप्त है, वही संबंधित मामले में अनुज्ञापन प्राधिकारी कहलाता है। महत्वपूर्ण बात, आयुध अधिनियम की परिभाषाओं को समझते समय केवल सामान्य बोलचाल के अर्थ पर निर्भर रहना नहीं चाहिए। धारा 2 में कानून ने इन शब्दों के लिए विशेष और व्यापक अर्थ निर्धारित किए हैं। इसलिए किसी मामले में कोई वस्तु आयुध या अग्नायुद्ध या गोला बारूद है या नहीं, यह निर्धारित करते समय अधिनियम की वैधानिक परिभाषाओं को देखना आवश्यक होता है। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।